गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम जानते हैं कि पिछले 7-8 दिन से हिंदी का पेपर होने के बाद मैथमेटिक्स की तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं और मैं ये देखता हूं कि सभी बच्चे लाइव क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताने के लिए आया हूं। मुझे लगा कि एज ए मैथमेटिक्स टीचर मुझे कुछ आपको बताना चाहिए, तो मुझे आना पड़ा आप सभी के सामने। तो दोस्तों, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। 10-12 साल से जो मैंने पढ़ाया है, जो मुझे लगता है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं पेपर में लीक करने वाला हूं, नहीं, ये सब कुछ झूठ होता है। लेकिन हाँ, एज ए मैथमेटिक्स टीचर जो हम 5, 10, 15, 10, 12 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो उसी को बताने के लिए एक पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जिसको मैं कह सकता हूं कि गेस्ट पेपर हम बोलते हैं। तो बेटा, पेपर लीक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये गेस्ट पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो हमें क्या करना है, हमें चारों के चारों पांचों सेक्शन को अच्छी तरीके से समझना है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कहां से आ सकते हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं एक अच्छी तरीके से समझाने के लिए आया हूं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज्यादा इसका लाभ मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से शेयर के साथ। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी आपकी संघर्ष को नहीं गिना जाता। संघर्ष जिंदगी में हमेशा टेम्परेरी होता है। और जब हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हुए ऐसा लगता है कि आप पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, पढ़ना नहीं चाहता है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, ध्यान रखना, सफलता जिंदगी में हमेशा रहती है, और जबकि संघर्ष आपका टेम्परेरी होता है। तो अपनी मेहनत को लगातार शिद्दत से करते रहिए, और फिर देखना जैसे ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, लगेगा कि आपने मेहनत करी है। हम पिछले 7-8 दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में अब वो समय आ गया है कि जब हमारे पास कुछ ही टाइम बचा है। आज हमारा लास्ट डे है, ये भी कह सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे पास बचे हैं। तो उस कुछ घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आपको प्री प्लानिंग करनी है। मैथमेटिक्स का पेपर करने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को मेकअप करके जाना है। अपने माइंडसेट को पहले इस तरीके से करके जाना है कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, और किस सेक्शन को करते वक्त मुझे कितना टाइम देना है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब आपने सारे सेक्शन की प्रैक्टिस, सैंपल पेपर वगैरह सब अच्छी तरीके से लगाए हो। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है, और आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं आपको यही समझाने के लिए आया हूं कि किस सेक्शन में कहां से पेपर आ सकता है, पिछले 5, 7, 10 साल से किस तरीके से मैथमेटिक्स का पेपर आता है और किस तरीके से आने के चांसेस हैं। तो आइए अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हुए हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेपर में हमारे पास पूरे के पूरे जो है 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन होता है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं। और फिर 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और ये आपके 20 मार्क्स यहां पर इस तरीके से हम गेन करते हैं। उसके बाद जो आपका होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम सभी जानते हैं कि सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, विच इज इक्वल टू 10 मार्क्स। यहां पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बैठता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन डी की, तो सेक्शन सी जो आपका है उसमें आपके 6 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, जिसकी वेटेज आपकी बैठती है 18 मार्क्स की। और उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी। ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का जो पेपर है वो यहीं से आता है। सेक्शन डी में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं 5 नंबर के, जिनका टोटल आपको बैठता है 20 मार्क्स का। और लास्ट में ये आपका 5वां सेक्शन है, जो होता है आपका सेक्शन ई। और इस सेक्शन में आपको 3 केस स्टडी के क्वेश्चंस मिलते हैं। तीनों की जो इंडिविजुअल मार्किंग है वो 4 मार्क्स की होती है। इस तरीके से आपका टोटल यहाँ पे बैठ जाता है 12 मार्क्स। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका टोटल बैठ रहा है पूरा का पूरा
80 मार्क्स का पेपर। तो 80 मार्क्स का पेपर, जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली ब्लूप्रिंट है, ये आपके माइंड में अच्छी तरीके से मेकअप होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन करते वक्त पता होना चाहिए कि मैं किस सेक्शन का क्वेश्चन कर रहा हूं और मुझे अभी कितना अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से करना है। तो बेटा ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर जो सेक्शन ए है, जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर मैं इसके बारे में बात अभी हम बाद में करते हैं, क्योंकि जो 20 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा कि कहां से आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं, वो मैं बात करने वाला हूं सेक्शन डी के बारे में। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, कि सबसे पहले जैसे ही हम पेपर स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमें 15 मिनट्स मिलते हैं पेपर को रीड करने के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन डी को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी में आपके जो 4 क्वेश्चन हैं, ये अगर आपको करने में अगर आपको 45 मिनट्स भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं सेक्शन डी करने के लिए, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन अगर आपने 30 से 45 मिनट्स के अंदर कर दिए, ठीक है, 30 से 45 मिनट्स के अंदर कर दिए, तो अंदर से आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। और बाद में अगर जाएंगे तो हेजिटेशन हो सकती है। तो सबसे पहले पेपर करने का रूल है कि ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ध्यान रखना है पहले आप वही क्वेश्चन ट्राई करें जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। तो सेक्शन डी को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको सेक्शन डी के बारे में बताने जा रहा हूं कि सेक्शन डी का जो पेपर है, क्वेश्चंस है, वो कहां से आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको, आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपका एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। उम्मीद है आप सबको पता है। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें कुछ आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप पेपर में उस चीज को ध्यान रखें और आप अच्छा तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी के साथ। सेक्शन डी में हमारे 4 क्वेश्चन आने हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सेक्शन डी से बनता है और जो कि 110% में आपको कहता हूं पेपर में आने वाला है, वो क्वेश्चन आपका बैठता है बेटे चैप्टर नंबर 9, जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, बेसिकली इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है। ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है भाई। बेटा आपको ध्यान क्या देना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अनुसार आपको एक्सरसाइज में टोटल 14 से 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बात करूं 14-15 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के अंदर है, और 5 to 6 एग्जांपल उसके अंदर आपको दिए गए हैं। 21 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लाउड वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जितना आपका लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके 2 एंगल बनते हैं। गर्ल की हाइट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार की स्पीड वाला जो टावर की तरफ चलते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस बारे में मैं 100% श्योर हूं कि सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, और वो पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर डायग्राम भी अच्छे तरीके से बना के आ जाते हैं, तो आपको बेटा हाफ मार्क्स इसमें बिल्कुल आसानी से मिलते हैं। और रही बात बाकी के नंबर की, वैसे तो बताऊं आपको, जिस बच्चे ने डायग्राम आपका अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दिया तो क्वेश्चन भी वो आसानी से कर ही देगा। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग की जाती है, तो जिस बच्चे ने डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बनाया है तो उसको भी हाफ मार्क्स मिलेंगे डायग्राम बनाने के, ठीक है। तो बेटा आप हाइट एंड डिस्टेंस के जो आपके 21 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, खास तौर पे बेसिक्स वाले बच्चे ध्यान देंगे, अच्छी तरीके से कर जाएं, और यही से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो मुझे लगता है कंपलसरी आने वाला है, वो दूसरा क्वेश्चन है बेटे आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले कुछ सालों में इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। पहले इसके अंदर 4 से 5 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अभी इसके अंदर 2 एक्सरसाइज आपकी रह गई है। एक में आपसे सरफेस एरिया के बारे में पूछा जाता है, और दूसरी एक्सरसाइज में वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है। तो बेटा इसमें जितने भी आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस वाले क्वेश्चन हैं,
जिसमें आपका हेमिस्फीयर के साथ बाउल हेमिस्फीयर के साथ आपका कोन जोड़ दिया गया है, हेमिस्फीयर के साथ आपका सिलेंडर जोड़ दिया गया है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हैं सरफेस एरिया के, मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिलता है तो ध्यान रखिएगा कि 100% वो केस स्टडी में आपका आएगा। तो कहने का मतलब है, वैसे अगर यहां पर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो 5 मार्क्स का है, लेकिन अगर यहां पर नहीं आएगा तो वो केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन याद रखें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का यहां से आने वाला है। तो सरफेस एरिया में जो भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपका बेटे ये बन गया। 4 क्वेश्चन में से 2 आपके आसानी से प्रेडिक्ट हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटे, तीसरा क्वेश्चन बेटे यहां से आपका बनता है, वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और साथ में लीनियर इक्वेशन के साथ ही मैं आपको बता देता हूं, एक आपका जो चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जो आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, इन चैप्टर में से दोनों में से कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आपको 100% यहां पर देखने को मिलने वाली है। वर्ड प्रॉब्लम में आप जानते हैं, जितने भी आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके एज वाले क्वेश्चन हैं, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी आपके फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो यहां से आपके बनते हैं। तो इन दोनों चैप्टर में से कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क्स में आपके पास आने वाली है। इसमें एरोप्लेन वाला क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। तो जितने भी आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, या फिर आपका एज वाला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन में से एक वर्ड प्रॉब्लम आपको यहां पर देखने को 110% मिलने वाली है। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां पर आपका बनता है, वो बनता है आपका स्टैटिस्टिक्स का। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो 5 मार्क्स में मुझे ऐसा लगता है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों ही निकलवाएगा वो आपसे, तीनों ही निकालने पड़ेंगे आपको। तो 5 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है मीन, मीडियन, मोड वाला, इसमें अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्मूले को रिवाइज करके जाएंगे, अगर आप फॉर्मूला भी सही लिखते हैं तो फॉर्मूले को सही लिखने के भी नंबर आपको मिलते हैं। तो आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स जो आपका चैप्टर है, ठीक है, जो आपका आई थिंक चैप्टर है 13 प्रोबेबिलिटी से पहले, स्टैटिक्स क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, जो कि आपका मीन, मीडियन और मोड वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 5 मार्क्स में आता है तो मीन, मीडियन और मोड आपको तीनों निकालने पड़ेंगे। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम मीन, मीडियन और मोड को निकालते हैं तो मीन, मीडियन और मोड तीनों की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, तीनों में से अगर आपको कोई भी एक चीज अच्छी तरीके से निकालनी आती है, उसको फाइंड आउट करें और उसी के अनुसार आपको उसके आंसर का आइडिया लग जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन यही से आने चाहिए, लेकिन एक 5वां क्वेश्चन, 5वां मतलब अगर आप मान लें कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटे आप यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटे सर्कल से। सर्कल के हमारे पास मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर है, एक चैप्टर हमारा है चैप्टर 10 सर्कल का, और एक है हमारा चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब अगर हम बात करें, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आना चाहिए आपका सर्कल चैप्टर से। सर्कल चैप्टर में आप देखेंगे जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मतलब जो एनसीईआरटी में जिन क्वेश्चन के डायग्राम बनाए गए हैं, आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और 12 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डायग्राम दिए गए हैं। तो याद रखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो डायग्राम वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर 5 मार्क्स में सर्कल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सर्कल में से अगर एक आपका क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। तो बेटा यहां पर ध्यान दें, ये है आपका सेक्शन डी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इनमें से एक पेपर आपका आएगा। और हाँ, याद रखना, बताना मुझको मैसेज करके कि आया या नहीं आया, ठीक है बेटा। तो ये आपके सेक्शन डी की प्रेडिक्शन है।
सेक्शन डी आपको याद क्या करना है कि तभी आप अटेम्प्ट करें कोई भी क्वेश्चन जो आप सेक्शन करते हैं, सबसे पहले पेपर के अंदर हमें याद रखना है कि हम पहले वही सेक्शन अटेम्प्ट करें जिसको हमने पहले से प्री प्लान किया था, जिसकी प्रैक्टिस हमने अच्छी तरीके से की थी और जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है। क्योंकि जब आप कॉपी के अंदर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन करते हैं, पहले 2 और 3 पेज लिखते हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है, और अच्छी राइटिंग में करें, ताकि जैसे ही टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उसको अच्छा फील हो, तो आपको शायद नंबर भी अच्छा देगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से समझ पा रहे होंगे। तो ये था बेटे सेक्शन डी की प्रेडिक्शन, और मैं आपसे 110% इस बात को कह सकता हूं कि इन 5 में से ही आपको कोई ना कोई 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन सी की, कौन कौन से क्वेश्चन सेक्शन सी से आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब रुख अख्तियार करते हैं अपना सेक्शन सी की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 6 के 6 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के हैं। 18 मार्क्स का जो पेपर है आपका आता है सेक्शन सी से। मैंने आपसे क्या कहा था, सेक्शन डी सबसे ज्यादा मार्क्स का है जो आपका 20 मार्क्स का है, और आपको मैं ये सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप सेक्शन डी को अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर हम सेक्शन डी के चारों क्वेश्चन, चारों में ये 2 या 3 क्वेश्चन भी कर पाए तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैं पेपर में पास हो गया। क्योंकि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं पेपर में पास हो गया, उसके बाद आपकी रेलगाड़ी पटरी पर चढ़ती हो तेजी के साथ चलती है। तो उसके बाद जो आपका सेक्शन सी है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स की। तो यहां पर देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या आ सकता है। देखो सबसे पहले सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है बेटा आपका चैप्टर 1 है, जो आपका रियल नंबर। रियल नंबर में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आ सकता है वो है बेटा आपका प्रूव दैट √5 √3 या फिर 2 + √3 या फिर 2 + 3 √5, ये आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी और बेसिक वाले बच्चों के लिए भी। 150% ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको याद क्या रखना है, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ आपसे ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बन जाता है 2 + √3, जिसमें आपको ये पहले से गिवन रहेगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, उसमें आपको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स में आता है तो इसके अंदर आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि √3 और √5 इरेशनल है, तब आपको पूरा कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना कि क्या ये दिया गया है कि √5 या √3 एक इरेशनल नंबर है या नहीं दिया गया है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि √3 या √5 एक इरेशनल नंबर है, तो आप सबसे पहले उसको प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है, तब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। और ये मान के चलिए पिछले कई सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपका सेक्शन सी का है वो आपका है रियल नंबर से आने वाला है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका बैठता है बेटा वो दूसरे चैप्टर से बैठता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज आपकी है वो है बेटा आपकी ग्राफ वाली, और ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है वो आता है 1 नंबर में। तो यहां से सेक्शन सी में जो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका जीरोस वाला क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटे। तो ये जो आपका अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप आती है, जैसे कि आपकी अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1, या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, जो भी अल्फा और बीटा से रिलेटेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन 110% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और वो भी 3 मार्क्स में। तो अच्छी तरीके से आपको ये भी करके जाना है, ठीक है।
अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान देना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया कि वर्ड प्रॉब्लम का बनता है, जो या तो 3 नंबर में भी आ सकती है या फिर आपकी 5 नंबर में भी आ सकती है। अगर आपका लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम आ गई 5 नंबर में, तो हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम 3 नंबर में देखने को मिले। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर 5 मार्क्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम आ गई, तो आपको लीनियर इक्वेशन के 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम आपको जो है वो 5 मार्क्स में देखने को मिले, और यहाँ पर आपका 3 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन आएगा बेटे वो आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से लगातार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो कि आपका है d = b² - 4ac, और यहां से आपको रूट निकालने के लिए 110% एक क्वेश्चन लगातार आता आया है और अब की बार भी आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन मान के चलिए जरूर आएगा ही आएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से आता है। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। एक आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेट थ्योरम भी बोलते हैं, और एक क्वेश्चन है आपके सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीटी पर हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी का जो क्वेश्चन है आपका बीपीटी से रिलेटेड, वो यहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगा ट्रायंगल चैप्टर से। हालांकि बीपीटी और आप कह सकते हो सिमिलरिटी, इनमें दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसा उम्मीद मैं करता हूं कि बीपीटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करके जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो बनता है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसको हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बात तो आपको बता दूं, जहां से जो प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है, साइन थीटा कोस थीटा वाला, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 में, जो एनसीईआरटी में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी पे बेस क्वेश्चन आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा कि प्रूफ डेट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझ लेना, 3 नंबर में 100% इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, इस वाले आपके सेक्शन में। उसके बाद आपका आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 11। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन डी में भी बताया था कि सेक्शन डी में ऐसा उम्मीद है कि सर्कल चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन याद रखना कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आप ध्यान से समझें, लास्ट ईयर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से केस स्टडी आपकी आई थी। अब जब आपकी केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया था, तो यहां से क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था, लेकिन याद रखना, मुझे ऐसा लगता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से अब की बार केस स्टडी नहीं आएगी। जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेक्टर या आपका सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो छठा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, इस 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और सेक्शन सी में ये 6 क्वेश्चन बहुत आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अच्छी तरीके से करके जाएंगे। मैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बारे में इतनी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है वो हालांकि 3 नंबर में भी आ सकता है, तो चॉइस में अगर आप डालना चाहें इसके साथ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक क्वेश्चन 3 नंबर में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, तो लेकिन वो तभी मिलेगा जब इनमें से कोई एक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, यही वेटेज बैठता है, यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन 3 नंबर बन सकता है, और यही हमारा एक्सपीरियंस है जिसको देने के लिए मैं आज आपके सामने दोबारा से आया हूं। मेरी बात को अच्छी तरह समझना, सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन डी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखें, सेक्शन डी की जो टाइमिंग है वो है 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट, कि एक क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 8 मिनट लेना चाहिए। ठीक है, तो 32 मिनट्स बैठते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा कि आप 32 छोड़ो 40 मिनट्स में कर दो। अगर आप 40 मिनट्स में सेक्शन डी कर देते हैं, उसके बाद जो आपका सेक्शन सी पढ़ता है जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं,
ये आपको 25 से 30 मिनट्स में करने हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 1 घंटे 10 मिनट में, या मैं कह सकता हूं 1 घंटे 15 मिनट में आपके ये दोनों सेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है। यहां पे आपका 38 मार्क्स का पेपर हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं 50% पेपर आपका डन हो गया। और यहाँ पे अगर ये आपके सेक्शन अच्छे तरीके से चले जाते हैं तो मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि आप याद रखें, धीरे धीरे अब आपके पास जो क्वेश्चन रह गए हैं उनका जो वेटेज है, मतलब मार्क्स का जो परसेंटेज है वो कम है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हम सभी जानते हैं कि 5 क्वेश्चन आने हैं 2 मार्क्स के। तो सभी इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे कि जो 5 क्वेश्चन है ये सिर्फ 2 मार्क्स के हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार ये कह रहा हूं कि सेक्शन बी आपको सबसे सेक्शन डी और सी के बाद करना है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 2, 3 या 4 लाइन वाले क्वेश्चन हैं जो आपके फटाफट से हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये 5 क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर के बैठते हैं, लेकिन आपको इनको 6-7 मिनट में करना है। ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा आप इस वाले सेक्शन पढ़ने में नहीं लगाएंगे। तो आइए बेटा देखते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपका रियल नंबर से बनता है। एक नंबर जो रियल नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा बेटे वो आएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम वाला क्वेश्चन जो आप जानते हैं ये है आपका ये आपका है पहले चैप्टर में, जिसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपका आता है। तो इसको आप अच्छी तरह से करेंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है। इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि p बराबर x क्यूब s स्क्वायर y क्यूब या q बराबर x क्यूब y स्क्वायर, या फिर एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस आपने की भी है अच्छी तरीके से। तो बेटा यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात अब तक हमने सी और डी सेक्शन में नहीं की थी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है सेक्शन बी में। ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला का हो या फिर वो सेक्शन फॉर्मूला का हो। ठीक है, तो हालांकि जो पेपर हम गैस कर रहे हैं बेटे इसमें 1-2 क्वेश्चन इधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको 95 से 100% क्राइटेरिया के बीच में ये आपको फील हो जाएगा कि यही आपका रहने वाला है। तो यहां से मुझे उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका आता है सीधा राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी और बाकी के आइडेंटिटीज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने को आएंगे। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आपका एक्सरसाइज 8.1 में है। ठीक है, उसके बाद यहां से अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका एपी से भी दिखाई दे रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 2 नंबर में 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहां से 2 नहीं आते तो यहां से आ सकते हैं। एपी से 4 से 5 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से एपी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ये 5 क्वेश्चन जो है उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आए और यही आए। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि क्योंकि इन चैप्टर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर रखा है और ऐसा ही पिछले कुछ सालों से होता भी आया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का प्रेडिक्शन है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेडिक्शन समझ में आ गया होगा। आपको अपनी प्लानिंग इस समय इसी हिसाब से करनी है। ठीक है, हमारा पेपर कल है तो बहुत ज्यादा तो हम आज के दिन प्रयास नहीं कर सकते। ठीक है, एक दिन में कभी सफलता नहीं मिलती, याद रखना। लगातार की गई मेहनत से ही आदमी को सफलता मिलती है और मुझे उम्मीद है कि आपने लगातार पिछले कुछ टाइम से मेहनत की है। आज आपको इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि प्रेडिक्शन पेपर में क्या रहेगा, ताकि आप अपना माइंडसेट उसी हिसाब से लेके चलें। इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से देख लें और प्रैक्टिस कर लें। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन ई के बारे में। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम सेक्शन ई के बारे में, जिसमें आपकी 3 केस स्टडीज आती हैं।
देखो जो तीन की तीन केस स्टडी है, अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर आपको तीन केस स्टडी देखने को मिली थी इन तीन चैप्टर से, सरफेस एरिया से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, और एक शायद रियल नंबर से थी, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या याद रखना है, अब के साल जो केस स्टडी बनती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आ सकती है, एपी के बारे में इसीलिए हमने थोड़ा सा डिस्कशन बीसीडी में कम किया था, क्योंकि यहां से केस स्टडी के आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अब की बार एक केस स्टडी आ सकती है, ट्रायंगल से आ सकती है एक केस स्टडी, ठीक है, जिसमें आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वगैरह देखने को मिल सकती है, और एक केस स्टडी सर्फ एरिया से जो कि लास्ट ईयर भी आई थी, उम्मीद करता हूं आ सकती है। यहां पर आप एक चैप्टर और साथ में लगा लें, और वो है बेटे आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से भी आपको एक केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो बेटा ध्यान देना कि 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको केस स्टडी होपफुली मिल सकती है। वैसे जो केस स्टडी है वो इतना टिपिकल पोर्शन नहीं होता है, बच्चों ने इसके बारे में माइंड पता नहीं क्या क्या मेकअप किया होगा सर, हमारे समझ में नहीं आती। ध्यान रखना केस स्टडी जो है वो सीबीएसई ने सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि बच्चे उसको आसानी से कर पाए और पासिंग जो परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ जाए। केस स्टडी बहुत आसान होती है, अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया तो आपको सारे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात दोबारा से आपको अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि जो बोर्ड केस स्टडी प्रोवाइड कराता है वो मल्टीपल चॉइस में नहीं आती है, उसमें आपको सॉल्यूशन करके दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दी जाती है केस स्टडी, लेकिन याद रखना बोर्ड का पैटर्न है, बोर्ड कभी भी केस स्टडी एमसीक्यू फॉर्म में नहीं देता, ठीक है। तो आप याद रखना कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो आप इन सबको अच्छी तरीके से करके जा सकते हैं। ये आपका केस स्टडी का प्रेडिक्शन है। और आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। अगर हम सेक्शन ए के बारे में बात करें तो सेक्शन में आप सभी जानते हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 2 अदर रीजन होंगे और 18 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। आपको करना क्या है, देखिए हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस चैप्टर से एमसीक्यू आने वाला है, इससे आने वाला है, बहुत ज्यादा बारे में इसके बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखना एमसीक्यू हर एक चैप्टर से आता है, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 20 में से हर एक चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। रही बात 6 क्वेश्चंस की, तो वो जो 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 15 16 17 18, इन 4 क्वेश्चन यानी कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो रियल नंबर में, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, इसमें 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में क्वेश्चन बैठता है, तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा। पॉलिनोमियल से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है जो मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन याद रखना जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन का जो कंडीशन वाला है, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, intersecting lines, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, parallel lines, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, coincident lines। इस क्राइटेरिया पे आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना k की वैल्यू या कुछ इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करने को जरूर रहेगी, तो 2 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं। और एक चीज और बता दूं शायद कि पॉलिनोमियल के अंदर भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ग्राफ पैराबोला होता है, जिसमें a और b के बारे में पूछता है कि बताइए a ग्रेटर देन 0 रहेगा, b ग्रेटर देन 0 रहेगा। एक क्वेश्चन वहां पर भी बनता है, तो आप मान के चलिए कि यहां से भी 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो जो 4 क्वेश्चन की बारे में बात कर रहा था, 2 क्वेश्चन तो यहाँ आपके बनते ही बनते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है मेरे हिसाब से, वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एपी से भी बन सकता है, क्योंकि एपी में भी बहुत ज्यादा बड़े मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बैठते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा बन सकता है। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है,
एक क्वेश्चन यहाँ से आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो 2 3 4 क्वेश्चन है वो ये चैप्टर है कुछ जिनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अजरसन रीजन का देखो यहाँ पर प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 6 वाला जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है वहां से अजरसन रीजन का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी अजरसन रीजन का बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका अगर मैं देखूं तो स्टैटिस्टिक्स से बन सकता है। तो बेटा 3 4 चैप्टर हैं ऐसे जहां से बन सकता है, लेकिन उसके बारे में प्रेडिक्शन करना कि पर्टिकुलर ईयर का मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इनमें से आने के चांसेस हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, मैंने आपको कोशिश की है जो भी मेरे पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकूं कि पेपर में ज्यादा वेटेज कहां से आने की है। ये तो नहीं कहता कि अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर श्योर हूं कि 90 से 100% के बीच में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप ध्यान से अच्छी तरीके से इसको अपने माइंड में बिठा के जाइए। और हाँ मैं दोबारा से बता रहा हूं कि मैंने आपको कहा है कि मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सेक्शन डी करना है, फिर सेक्शन सी करना है, फिर आपको सेक्शन बी करना है, और फिर आपको केस स्टडी सेक्शन ई करना है। सबसे लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, हमने देखा है जब हम कॉपी चेकिंग करते हैं तब भी ऐसा पाया गया है कि सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कोई कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि आपका टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है। तो मैंने देखा कि बच्चा पूरा 1.5 घंटा मल्टीपल चॉइस में लगा देता है। अगर आपने अपना स्टार्टिंग का 1 से 1.5 घंटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लगा दिया तो आप ध्यान से समझ लेना कि आप उस पेपर से आउट हो चुके हैं। तो ये गलती भूलकर भी ना करें कि सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करने हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप जो है अपना दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्योंकि सिर्फ 1 मार्क्स का है, अगर एक क्वेश्चन हमारा 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाता है तो 1-1 मार्क्स के छूटेंगे तो इतना ज्यादा आपको दुख नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मल्टीपल चॉइस सबसे लास्ट में करने हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो बेटा ये था मेरा गेस्ट पेपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं और फिर अपना रिव्यू आप मुझे पेपर के बाद जरूर दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ और अपना रिव्यू देना ना भूलें। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी वीडियो को लगातार नहीं डाल पाता हूं, लेकिन जो भी समय मुझे लगता है कि मैं दे सकता हूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं। और खास तौर पे बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तो जरूर धीरे धीरे हम भी डिजिटल बोर्ड की तरफ रुख अख्तियार करने वाले हैं। आप सभी का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा तो जल्दी आपको हम अपने नए डिजिटल बोर्ड के साथ वीडियो डालते हुए मिलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें बार बार आपको जानते हैं कुछ दिक्कतें आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अपना सहयोग बना के रखेंगे और मुझे अपना प्यार देते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छी तरह से करके आएंगे, क्योंकि आप हमेशा याद रखें सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल आसमां है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो अपनी मेहनत के साथ रास्ता बनाइए और कुछ कर ऐसा दिखाइए कि आपका माता पिता, आपके गुरुजन आपको प्राउड फील करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।